हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्ञान आईक्यू। बहुत बहुत स्वागत है आपका ज्ञान आईक्यू में। और आज हम केवीएस, पीआरटी, ईवीएस का अगला सेक्शन करेंगे। और इससे पहले काफ़ी टॉपिक्स मैं आपको कवर करा चुकी हूँ और आज हमारा जो टॉपिक रहेगा वो होगा रोल ऑफ पंचायत एंड नगर पालिका इन एजुकेशन, हेल्थ एंड अदर सोशल सर्विसेज। देखिए, पंचायत हो चाहे नगर पालिका हो, तो इन दोनों का ही अगर रोल अगर हम देखें तो दोनों ही लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की बात आती है। यहाँ पर लोकल गवर्नमेंट की बात हम कर सकते हैं, यानी कि जो स्थानीय सरकार होती है, ये दोनों उसी का पार्ट हैं। तो हम इस दोनों को एक साथ लेकर चलेंगे कि दोनों का ही एजुकेशन में, हेल्थ में या फिर अदर सोशल सर्विसेज में क्या रोल है। अगर हम गांव की बात करें, जो गांव के एरियाज होते हैं वहां पर पंचायत होती हैं, और अगर हम नगर पालिका की बात करें तो एमसी मतलब म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन वगैरह शहरों में जो है नगर पालिकाएं होती हैं। लेकिन दोनों का जो रोल है वो ऑलमोस्ट सिमिलर है अगर हम एजुकेशन, हेल्थ और अदर सोशल सर्विसेज की बात करें तो, ठीक है। और पंचायत क्या होती हैं, क्या म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस होती हैं, ये सब मैंने आपको पहले ही बता दिया था। तो देखो, अभी मैं आपको बता देती हूँ कौन कौन से टॉपिक हम कवर कर चुके हैं। प्राइमरी इंस्टीट्यूशन ऑफ डेमोक्रेसी कर चुके हैं, लोकल बॉडीज, स्टेट बॉडीज, नेशनल बॉडीज, और अब हम कर रहे हैं रोल ऑफ पंचायत एंड नगर पालिकास इन एजुकेशन, हेल्थ एंड अदर सोशल सर्विसेज। दिस इज द ईवीएस सिलेबस, ओके। तो अभी इसमें सिटीजन्स राइट इन डेमोक्रेसी रह गया है। अगर हम इन 3 लाइनों में अगर लगातार बात करें तो ये मैं आपको अगले सेक्शन में करा दूंगी। सिटीजन्स राइट इन डेमोक्रेसी, जो भी होंगे राइट्स होंगे। अब ये बात हम करेंगे आज, रोल ऑफ पंचायत एंड नगर पालिकास इन एजुकेशन, हेल्थ एंड अदर सोशल सर्विसेज। देखो, वैसे अगर हम बात करें तो जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट थी वो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि डिसेंट्रलाइजेशन का प्रोसेस हुआ था, यानी कि विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया के माध्यम से कोशिश ये की गई थी कि जो हमारे रूट्स हैं, जो हमारे गांव हैं, या जो हमारे नगर निगम है, या फिर शहरों में जिला है, या इन सब चीजों को ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाया जाए और इनके हाथ में कुछ पावर दी जाए ताकि लोगों तक जो सुविधाएं हैं वो लोगों तक पहुंच पाए। क्योंकि होता यह है कि जब हायरार्कीज बन जाती हैं, ऊपर के जो लोग होते हैं, नीचे तक जब वो फैसिलिटीज आती हैं, तो इतने में सब लोग अपना कमीशन वगैरह जो भी करके यहाँ रूट्स में जो लोग हैं उनको बेनिफिट नहीं मिल पाते हैं। इसलिए ये था कि हर स्तर पर जो है एक गवर्नमेंट बना दी जाए, और यहाँ पर भी मतलब सबसे रूट में भी आपकी गवर्नमेंट होनी चाहिए। जहां हम विलेजेस की बात करते हैं तो इनकी भी अपनी एक गवर्नमेंट होनी चाहिए जो इनका ध्यान रखे, क्योंकि बड़े लोगों का, जो बड़े स्तर पर अधिकारी बैठे होते हैं, उनकी पहुंच यहाँ तक नहीं होती है। अगर आप नेशनल गवर्नमेंट की बात करें या फिर आप स्टेट गवर्नमेंट्स की बात करें तो जो बहुत ही छोटे छोटे गांव हैं उन लोगों तक सारी फैसिलिटीज नहीं पहुंच पाती है। इसीलिए लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को लेकर आया गया था कि जो पावर है उसका जो है एक तरह से विकेंद्रीकरण कर दिया जाए, ताकि ये पावर सिर्फ यहाँ पर कंज्यूम ना हो सके बल्कि नीचे के तबके तक भी इस पावर को पहुंचाया जाए, या इन फैसिलिटीज को, इन अधिकारों को पहुंचाया जाए। तो देखिए, अभी मैं आपको वैसे बता देती हूँ कि नॉर्मल फंक्शंस क्या होते हैं किसी भी ग्राम पंचायत के। वैसे तो बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, लेकिन हम कुछ इंपॉर्टेंट की बात करेंगे। तो सबसे पहला सेक्टर हेल्थ और सैनिटेशन जो होता है, विलेज का हो गया या फिर उस एरिया का हो गया, जिस भी एरिया में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, नगर निगम है, जिला परिषद है, तो वहां सबकी उनकी हेल्थ, वहां के लोगों की हेल्थ और सैनिटेशन का ध्यान रखना होता है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को। प्रोवाइडिंग प्योर वाटर फॉर ड्रिंकिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। तो पीने के लिए शुद्ध पानी हो, ये भी लोकल गवर्नमेंट की मतलब लोकल गवर्नमेंट का काम है ये भी, कि आप पीने का जो अच्छा पानी है उसे मुहैया कराएं। नेक्स्ट है प्रोवाइडिंग एलिमेंट्री एजुकेशन, यानी कि प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करना भी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की ही ड्यूटी है। यानी कि लोकल गवर्नमेंट जो भी होगी, स्थानीय सरकार जो भी होगी, लोकल गवर्नमेंट, उसकी अथॉरिटी है कि वो एलिमेंट्री एजुकेशन प्रोवाइड करे। प्रोवाइड ड्रेनेज एंड स्ट्रीट लाइट, रोड कंस्ट्रक्शन, हाउसिंग भी प्रोवाइड करानी, मतलब आपको एक तरह से आवास प्रदान करना, रोड की कंस्ट्रक्शन कराना, स्ट्रीट लाइट्स का ध्यान रखना, ड्रेनेज सिस्टम, जो नालियां हैं उन सब की जल निकासी कैसे होगी, घरों से आने वाले पानी की, ठीक है, और कचरे को थोड़ा सा मैनेज करना, ये सब आपके म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के काम है, या फिर हम कह सकते हैं पंचायतों के काम है। अगर आप देखते होंगे कि कूड़ा फेंकने के लिए गाड़ी आती है, ठीक है, वो कहां से आती है, मतलब मैं दिल्ली में रहती हूँ तो एमसीडी की तरफ से आती है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली की तरफ से आती है, यानी कि कूड़ा भी वो लेके जा रहे हैं। दैट मीन्स कि वेस्ट मटेरियल जो होता है उसका मैनेजमेंट भी वही करते हैं। फिर अगर आप बिजली विभाग को देखें या फिर आप देखें इनको नॉर्मल रोड कंस्ट्रक्शन को देखें, तो ये जो लोकल अथॉरिटीज हैं यही करवाती हैं, ठीक है। तो यानी कि कह सकते हैं कि इन लोकल गवर्नमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। नेक्स्ट, मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड्स रिलेटेड टू कैटल सेंसस, यानी कि जानवरों का जो सेंसस होता है उसका रिकॉर्ड हो गया, या फिर अनएम्प्लॉयड पर्संस का रिकॉर्ड हो गया, पॉपुलेशन कितनी है किसी एरिया की उसका रिकॉर्ड हो गया, बर्थ सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट, ये सब जो है इन सब काम होते हैं पंचायतों के या फिर नगर निगमों के। या फिर सेंसस हो गया, क्रॉप हो गया, फसलों की देखरेख हो गया, ये सब इनका काम है। फिर प्राइमरी हेल्थ और डिस्पेंसरीज जो होती हैं, देखिए जो हॉस्पिटल्स होते हैं वो तो आते हैं गवर्नमेंट के अंडर, या तो स्टेट गवर्नमेंट के अंडर आते हैं या फिर आपके आते हैं नेशनल गवर्नमेंट के अंदर, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर।
लेकिन जो डिस्पेंसरी होती हैं हर एरिया की, या फिर प्राइमरी हेल्थ जो होती है या प्राइमरी हेल्थ वर्कर्स जो होते हैं, वो सब एमसीडी की तरफ से, मतलब मैं एमसीडी बार बार इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मेरे यहाँ पर एमसीडी काम करती है, ठीक है। जो लोग गांव के हैं वो समझते होंगे कि पंचायत हो गई, जिला पंचायत हो गई, ये सब देखते हैं इन चीजों को। उसके बाद सोशल फॉरेस्ट्री होगी, फैमिली प्लानिंग हो गया, अडल्ट एजुकेशन हो गया, वाटर की सप्लाई, रूरल डेवलपमेंट यानी कि ग्रामीण विकास कार्यक्रम हो गए, और जितनी भी स्कीम्स आती हैं, ठीक है, जितनी भी स्कीम्स आती है लोगों से रिलेटेड, अच्छे से राशन कार्ड की स्कीम है कि राशन मिलेगा, ये मिलेगा, तो इन सब में जो ड्यूटीज होती हैं वो प्राइमरी लेवल पर होती हैं ग्राम पंचायतों की या फिर नगर निगमों की। ये वो अपने जो निवासी हैं अपने क्षेत्र के, उनको ये चीजें जो है मुहैया कराएंगे। तो ये तो मैंने आपसे जनरल बात करी है। तो ये सोशल सर्विसेज इनको करनी ही पड़ती है, जैसे राशन कार्ड हो गया, उसका भी एक अपना वो होता है। उसके बाद राशन अगर डिस्ट्रीब्यूशन होना है, जैसे भी कोरोना के टाइम में देख लीजिए, अभी राशन डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, दिल्ली गवर्नमेंट में भी हो रहा है। खैर अब तो घर घर फैसिलिटी है, लेकिन ये सारे काम जो है एमसीडी के होते हैं। फिर आपको रजिस्ट्रेशन कराना होता है, शादी का रजिस्ट्रेशन कराना है, या फिर डेथ सर्टिफिकेट का रजिस्ट्रेशन कराना है। ये सब काम जो है आपकी ग्राम पंचायतें देखती हैं या फिर आपकी नगर निगम या फिर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन देखते हैं। अब हम स्पेसिफिकली बढ़ेंगे रोल ऑफ लोकल गवर्नमेंट इन प्रमोटिंग एजुकेशन, क्योंकि हमारा मेन क्राइटेरिया ये है कि हमें एजुकेशन में क्या रोल है लोकल गवर्नमेंट का, उसको समझना बहुत जरूरी है। यानी कि शिक्षा को बढ़ावा देने में जो स्थानीय सरकार होती है उसकी क्या भूमिका होती है। वैसे मैंने आपके लिए पॉइंटर्स बना दिए हैं ताकि आपको मेरी बात समझ में ना आए तो कम से कम आप पढ़कर समझ लें, क्योंकि होता है ना कई बार किसी का तरीका नहीं आता समझ में, तो मैंने लिख भी दिया है और दोनों लैंग्वेज में लिख दिया है टाइम निकालकर। सबसे पहले यह है कि इंश्योर इंक्लूसिव एंड इक्विटेबल क्वालिटी एजुकेशन। तो देखो भाई, सबसे पहले जब हम शिक्षा की गुणवत्ता की बात करते हैं, मतलब शिक्षा में सबसे बड़ा इंडिकेटर यही होता है कि क्वालिटी होनी चाहिए शिक्षा के अंदर। आप ठीक है, आप एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं बट आप क्वालिटी के साथ नहीं कर रहे हैं तो कोई फायदा नहीं है। तो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस को, या फिर मैं अब लोकल गवर्नमेंट टर्म यूज करूंगी, स्थानीय सरकारों को, चाहे वो पंचायत हो चाहे वो नगर निगम हो, उनको ये चीज देखनी पड़ती है कि इंक्लूसिव एजुकेशन दी जा रही है और साथ ही साथ उच्च गुणवत्ता वाली, मतलब गुणवत्ता अच्छी होनी चाहिए और समान शिक्षा सबको प्रोवाइड करे। यानी कि 0 से 14 साल तक के बच्चे, आपको पता है कि आरटी एजुकेशन एक्ट जो है वो लोकल गवर्नमेंट्स को डिफाइन करता है, ठीक है। राइट टू एजुकेशन एक्ट अब पढ़ेंगे तो वहां पर राइट टू एजुकेशन एक्ट ने ये बोला है कि जितनी भी सेंट्रल गवर्नमेंट है, चाहे स्टेट गवर्नमेंट है, चाहे लोकल गवर्नमेंट है, इन सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये 6 से 14 साल तक के बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड कराएंगे, कंपल्सरी एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे। और राइट टू एजुकेशन में लोकल गवर्नमेंट की भी डेफिनेशन दी हुई है, यानी कि लोकल स्तर पर, चाहे वो पंचायत से रिलेटेड हो, जिलों से रिलेटेड हो, या फिर आपके नगर निगम से रिलेटेड हो, वो गवर्नमेंट जो भी होगी उस एरिया की, वो सुनिश्चित करेगी कि 6 से 14 साल तक के बच्चे की शिक्षा होनी चाहिए, कंपल्सरी एजुकेशन होनी चाहिए। साथ ही साथ 0 से 6 वर्ष के बच्चों को भी, जो भी उनका क्राइटेरिया होता है, आंगनवाड़ीज में जो उनको राशन मिलता है, आंगनवाड़ीज में बच्चे जाते हैं, या फिर जो अर्ली चाइल्डहुड केयर होती है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपकी लोकल गवर्नमेंट के ऊपर होती है। तो आरटी एक्ट जो है, राइट टू एजुकेशन एक्ट हो गया, या एनसीएफ हो गया, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क होगा, वो भी लोकल गवर्नमेंट की बात करते हैं। उसके बाद प्रमोट अवेयरनेस ऑन राइट टू एजुकेशन एक्ट। राइट टू एजुकेशन एक्ट पर जो है अवेयरनेस प्रोवाइड कर मतलब प्रोग्राम चलाना है। साथ ही साथ 100% एनरोलमेंट एनवायरमेंट बनाना है। देखिए 100% एनरोलमेंट का मतलब क्या है कि आपका जो गिवन एरिया है उसका एक एक बच्चा जो है स्कूल में एडमिशन ले, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है लोकल गवर्नमेंट की। मतलब अगर आप एनरोलमेंट, वैसे तो टारगेट ही होता है कि आपको एनरोलमेंट करवाना है, लेकिन हम सबको पता है कि 100% एनरोलमेंट होता नहीं है। अगर हम ग्राउंड में जाके देखें, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बेचारे मतलब उनके परिवार वाले उन पर शुरू से ही काम का बोझ डाल देते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ सम फाइनेंशियल कंडीशंस। तो ये सारी चीजें होती है, लेकिन एक लोकल गवर्नमेंट को ये इंश्योर करना होता है कि कोई भी बच्चा एडमिशन लेने आए तो उसको डिनाई ना किया जाए। अगर आपने सुना हो तो जो एमसीडी के स्कूल होते हैं, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली की, ये हर साल एक मुहिम चलाते हैं, मतलब थोड़ा सर्वे होता है, टीचर्स सर्वे जाकर करते हैं घर घर में कि भाई कोई बच्चा तो नहीं है जिसका एडमिशन होना है फर्स्ट में या नर्सरी केजी में और वो बच्चा घर पे है, उसका एडमिशन अब तक नहीं हुआ है। तो ये इनका काम होता है। तो मतलब स्कूल्स के थ्रू ये काम ये इंश्योर कराए, या फिर स्कूल मैनेजमेंट कमेटी के थ्रू, या फिर जो भी है, इनको ये सुनिश्चित करना होता है। प्लान टू इम्प्रूव इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर आंगनवाड़ीज। तो जितनी भी आंगनवाड़ीज होती हैं, आपको पता है कि वहां पर छोटे बच्चे जाते हैं आंगनवाड़ीज में और उनको वहां पर खाना भी दिया जाता है, तो उनका इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो इनको देखना होता है लोकल गवर्नमेंट को। अगर कोई टूटी फूटी आंगनवाड़ी है या फिर नई आंगनवाड़ी स्टैब्लिश करनी है तो वो सब काम इनको देखनी है। तो आंगनवाड़ी के जो वर्कर्स होते हैं वो भी इस क्षेत्र में होते हैं, वो भी एमसीडी के अंडर होते हैं। इन केस ऑफ नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ स्कूल, लोकल अथॉरिटीज हैव टू स्टार्ट स्कूल विद इन 3 years ऑफ टाइम पीरियड आफ्टर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ आरटी एक्ट। यानी कि राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 के 3 साल के अंतर्गत ये था कि अगर
किसी भी एरिया में, मतलब एक स्पेसिफिक एरिया में जो भी जितने किलोमीटर तक का दायरा है, मुझे अभी याद नहीं है एग्जैक्ट 6 किलोमीटर है कि 3 किलोमीटर है, आई थिंक 3 किलोमीटर है, कि उसके रेंज में बच्चे को अवेलेबिलिटी होनी चाहिए स्कूल्स की। और अगर नहीं है तो आपको जो है एक स्कूल जो है स्टार्ट करना पड़ेगा। सपोज 40 किलोमीटर का दायरा है गांव के आसपास का, वहां पर कोई भी स्कूल नहीं है, तो ये लोकल गवर्नमेंट की अथॉरिटी है कि वो स्टेट गवर्नमेंट से बात करे, फंडिंग करवाए, जो भी करवाए, लेकिन स्कूल स्टार्ट करवाए, टीचर्स का रिक्रूटमेंट करवाए, टीचर्स की ट्रेनिंग कराए। ये सब लोकल गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है अकॉर्डिंग टू राइट टू एजुकेशन एक्ट। नेक्स्ट देखते हैं मॉनिटरिंग क्वालिटी ऑफ एजुकेशन थ्रू द पीटीएस एंड स्कूल मैनेजमेंट कमेटीज। देखिए पीटीए क्या है, पेरेंट टीचर एसोसिएशन, इन सब का आपको पता है। अब बात है स्कूल मैनेजमेंट कमेटी की, जिसकी बात राइट टू एजुकेशन एक्ट ने की है। और ये भी बोला है कि जो स्कूल मैनेजमेंट कमेटी है उसमें से एक मेंबर लोकल अथॉरिटी का होना बहुत जरूरी है, यानी कि 1 इलेक्टेड मेंबर ऑफ लोकल अथॉरिटी डिसाइडेड बाय द लोकल अथॉरिटी। लोकल अथॉरिटी ही डिसाइड करती है कि भाई किसको भेजना है एज एन इलेक्टेड मेंबर, और वो मेंबर बनेगा स्कूल मैनेजमेंट कमेटी का। और एसएमसी के मेंबर्स जो होते हैं, इसमें बच्चों के पेरेंट्स भी होते हैं, मोस्टली पेरेंट्स ही होते हैं एसएमसी मेंबर्स जो होते हैं, और एक लोकल पर्सन भी लिया जाता है, साथ ही साथ एक लोकल अथॉरिटी का बंदा लिया जाता है। तो इस तरह से स्कूल मैनेजमेंट कमेटी बनती है, और इस कमेटी में लोकल अथॉरिटी को बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाना पड़ता है। ये एसएमसी करती क्या है, ये पूरे स्कूल की निगरानी रखती है, फंड्स की जांच करती है, या फिर टीचिंग को भी देखती है, रिसोर्सेज को देखती है कि सारी फैसिलिटीज बच्चों को मिल रही है कि नहीं मिल रही है, साथ ही साथ टॉयलेट्स बने हैं स्कूल्स में कि नहीं बने हैं, बुक्स प्रोवाइड की जा रही है कि नहीं की जा रही है, सब कुछ स्कूल मैनेजमेंट कमेटी देखती है। और इस कमेटी का एक मेंबर लोकल अथॉरिटी से सिलेक्टेड होता है। तो ये भी एक चीज है। उसके बाद पीटीए, तो पेरेंट टीचर एसोसिएशन की जहां तक बात है, तो ये पीटीएम्स हो, रेगुलरली पीटीएस हो, ये भी इंश्योर करना लोकल अथॉरिटी की बात है। देखिए जो लोकल अथॉरिटीज होती हैं वो स्कूल को मॉनिटर करने जाती हैं, उनका इंस्पेक्शन चलता है सालाना, कभी एनसीपीसीआर के थ्रू चलता है जो चाइल्ड राइट्स वाले होते हैं, कभी किसी के थ्रू चलता है। तो ये इंस्पेक्शन चलते रहते हैं रेगुलरली टू मॉनिटर द स्कूल। नेक्स्ट है इंश्योर कंस्ट्रक्शन ऑफ टॉयलेट्स इन स्कूल। लोकल अथॉरिटी का काम है कि आपको गर्ल्स को भी, स्पेशली गर्ल्स के लिए टॉयलेट्स बहुत जरूरी है, कंपलसरी है। बच्चों को तो कंपलसरी है, लेकिन अगर कहीं जगह पर गर्ल्स के लिए अलग टॉयलेट नहीं है, लोग ऐसे जा रहे हैं लड़के कहीं भी, लेकिन लड़कियों की टॉयलेट ही नहीं है, तो इस चीज का ध्यान भी लोकल अथॉरिटीज को रखना है कि इंफ्रास्ट्रक्चर के अंडर ही आता है इन पूरे स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर। अगर कोई टूटा फूटा स्कूल है तो उसकी मरम्मत करवानी है, वो डेंजरस ना हो बच्चों के लिए, ये सब करना लोकल अथॉरिटीज का काम है। अब देखो फंडिंग मैंने आपको बताया था कि कुछ सोर्सेज मोस्टली स्टेट गवर्नमेंट से ये लोग फंडिंग होती है लोकल अथॉरिटीज को, और वैसे इनके कुछ सोर्सेज खुद भी होते हैं, कुछ कर वर लगा सकते हैं, ये इतना डिटेल में हमें नहीं जाना है। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि लोकल अथॉरिटी जो है स्टेट गवर्नमेंट से डिमांड कर सकती है कि हमें इस चीज की जरूरत है या जो भी है, और स्टेट गवर्नमेंट जो है उनको फंड्स भी मुहैया कराती है। तो ये बात हो गई। एजुकेशन का मैं आपको ज्यादा इसीलिए बता रही हूँ क्योंकि एजुकेशन हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है। लोकल अथॉरिटी शुड इंश्योर टू ऑर्गेनाइज ट्रेनिंग ऑफ फॉर टीचर्स। ठीक है, तो एमसीडी के जितने भी स्कूल्स होते हैं, यानी कि मैं तो खैर एमसीडी की बात करूं क्योंकि आई एम सॉरी लेकिन मेरे मुंह पर बार बार एमसीडी आता है। एमसीडी मतलब म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली। तो लोकल अथॉरिटी इंश्योर करेगी कि भाई टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स वगैरह चलाए जाएं, जैसे कि इनके निष्ठा प्रोग्राम चलते हैं, निष्ठा नाम का एक प्रोग्राम होता है, फिर बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं एमसीडी के। आई एम नॉट इन एमसीडी तो मुझे एग्जैक्ट नहीं पता है क्योंकि मैं दिल्ली गवर्नमेंट के अंडर आती हूँ एग्जैक्ट। तो लोकल अथॉरिटीज जो है हमारी म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के जितने भी स्कूल्स होते हैं वो एमसीडी के अंडर आते हैं, और ये स्कूल होते हैं 1 से 5वीं तक के। तो इनके टीचर्स की ट्रेनिंग कराना भी लोकल अथॉरिटी की जिम्मेदारी होती है। टू प्रिपेयर एकेडमिक कैलेंडर, जो एकेडमिक कैलेंडर बनता है वो भी एमसीडीज अपने लेवल पर डिसाइड करती हैं, जो भी इनकी हायर अथॉरिटीज होती हैं। लोकल अथॉरिटी शैल मेंटेन ए रिकॉर्ड ऑफ ऑल चिल्ड्रन इन इट्स ज्यूरिस्डिक्शन फ्रॉम बर्थ टिल दे अटेन 14 ईयर्स ऑफ एज। तो बच्चों की 0 से 14 साल तक के बच्चों का जितना भी रिकॉर्ड होता है, चाहे वो आपका बर्थ का रिकॉर्ड हो या जो भी हो, आपका हेल्थ का, सैनिटेशन का जो भी है, वो रिकॉर्ड इनको रखना पड़ता है लोकल अथॉरिटीज को, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट है। स्कूल में एडमिशन कराना है, एज के अकॉर्डिंग कराना है, जो भी है वो सब इसके अंदर आते हैं। लोकल अथॉरिटी शुड प्रोवाइड स्कूल बिल्डिंग, एकेडमिक स्टाफ एंड अदर देयर स्टडी मटेरियल। साथ ही साथ इनको स्कूल बिल्डिंग प्रोवाइड कराना जरूरी है, एकेडमिक स्टाफ प्रोवाइड कराना जरूरी है, अगर वैसे नहीं तो कॉन्ट्रेक्चुअल। और आप देखेंगे तो जो सफाई कर्मचारी वगैरह होते हैं वो भी इनके थ्रू ही जाते हैं, कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं, एमसीडी उसको ठेका वगैरह देती है, फिर वो कॉन्ट्रैक्ट बेस पर सफाई कर्मचारी, गार्ड वार्ड ये सब जाते हैं स्कूल की बिल्डिंग्स में। और स्टडी मटीरियल जो भी होता है आपका, लोकल मटीरियल हो सकता है, मैगजीन हो सकती है, जो भी है, ये सारी चीजें भी इनको प्रोवाइड करानी होती है। साथ ही साथ जो लाइब्रेरीज हैं,
मतलब लोकल अथॉरिटीज का काम ये भी है कि वो हर एरिया में जो है, हर एरिया में तो नहीं, मतलब हर एरिया को क्लब करके एक जगह पर लाइब्रेरी सेटअप करते हैं, पब्लिक लाइब्रेरी जहां पर लोग आकर पढ़ सकते हैं। और एक चीज मैंने इसमें नहीं लिखी है, वो है अडल्ट एजुकेशन। तो अडल्ट एजुकेशन का काम भी लोकल अथॉरिटीज पर ही आता है। अडल्ट एजुकेशन बेसिकली आपकी 15-16 की उम्र से 35 साल तक की, 35-40 साल तक की उम्र तक जब हम एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं लोगों को, तो उसको हम अडल्ट एजुकेशन बोलते हैं। वो काम भी लोकल अथॉरिटीज का ही होता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज थी जो मैंने आपको बताई है, एजुकेशन को प्रमोट करने में लोकल अथॉरिटीज का क्या रोल है। अब जरा एक बार देख लेते हैं हेल्थ सेक्टर में क्या इंपॉर्टेंट रोल है। वैसे तो मैंने काफी चीजें पहले भी आपको बता दी कि बर्थ सर्टिफिकेट हो गया या फिर सैनिटेशन हो गया, ड्रिंकिंग फैसिलिटी हो गई, ये सब काम कराना लोकल गवर्नमेंट का ही काम है। देखो, अवेयरनेस जनरेशन ऑन क्रूशियल एस्पेक्ट्स ऑफ हेल्थ और हाइजीन के बारे में अवेयरनेस फैलाती हैं, अवेयरनेस कैंपेनिंग चलती है। ये कैंपेनिंग सर्वेज के थ्रू भी हो सकती है या फिर डोर टू डोर, घर घर जाकर जो है पैम्पलेट्स बांटना, पोस्टर्स बांटना या फिर पोस्टर्स लगवा देना, ये सब काम होता है लोकल गवर्नमेंट का, कि वो अवेयर करेंगे अपने एरिया की पब्लिक को कि हेल्थ के बारे में अवेयर करेंगे। नेक्स्ट है मॉनिटरिंग हेल्थ एजुकेशन एंड डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम इंप्लीमेंटेड बाय हेल्थ डिपार्टमेंट। तो किसी भी एरिया का जो हेल्थ डिपार्टमेंट होता है, कुछ भी करता है तो उसकी मॉनिटरिंग करती हैं ये, है ना, हेल्थ एजुकेशन की। साथ ही साथ जो डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम होते हैं, आपको पता है अभी एक वैक्सीनेशन प्रोग्राम चल रहा है, दिल्ली में भी चलेगा, अभी सारे देश में चलेगा, जो वैक्सीनेशन का प्रोग्राम होना है, कोरोना की वैक्सीन लगने वाला। उसमें एमसीडीज सबसे आगे है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हो गया, पंचायतें हैं, उनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ये वैक्सीनेशन ड्राइव हो गई या टीकाकरण हो गया, इनको लोकल अथॉरिटीज ही लगवाती हैं। ठीक है, ये हो गया। फिर इंश्योरिंग पीपल पार्टिसिपेशन इन पब्लिक हेल्थ एक्टिविटीज, फिर ये सर्वे के थ्रू लोगों को इंश्योर करती हैं कि लोग भी हेल्थ एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करें। टीकाकरण हो रहा है तो टीका लगवाने आए, आई साइट चेक हो रही है तो उसको भी दिखवाने आए। ये सब सारा बेसिकली काम होता है लोकल गवर्नमेंट का। अब देखो, 2-3 चीज इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको बता देती हूँ। ये आशा वर्कर्स क्या होती हैं? देखिए, आजकल ये आशा जो वर्कर्स जो होती हैं, एक्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट बोलते हैं इनको, इनकी फुल फॉर्म है आशा वर्कर्स बोला जाता है। और ये बेसिकली हेल्थ रिकॉर्ड मेंटेन करती हैं, बर्थ का हो गया, डेथ का हो गया, साथ ही साथ जितने भी बच्चे बोर्न होते हैं, ठीक है, जैसे कि प्रेग्नेंट लेडीज हैं, उनको हेल्प करती हैं आशा वर्कर्स, उनको हेल्थ फैसिलिटीज प्रोवाइड कराने में हेल्प करती हैं, उनका रिकॉर्ड रखती है, उनकी पूरी ट्रैकिंग करती हैं पूरे 9 मंथ्स की जर्नी को। तो ये आशा वर्कर्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। हर डिस्पेंसरी में बहुत सारी आशा वर्कर होती है और इन आशा वर्कर को कुछ कुछ एरियाज डिवाइड होता है। ठीक है, जैसे कि सपोज एक विहार है, एक पूरा बड़ा एरिया है और उसमें कोई शिव विहार है, कोई चंद्र विहार है, कोई कुछ भी विहार है, तो उन एक एक पर्टिकुलर एरिया की एक एक आशा वर्कर होती है और अपने एरिया का प्रॉपर एक रजिस्टर मेंटेन करती हैं आशा वर्कर्स। और इनके पास ये पूरा सर्वे करती रहती है टाइम टू टाइम। BLO सर्वे भी बोलते हैं इनको, ब्लॉक लेवल ऑफिसर टाइप कुछ करके कोई सर्वे होता है। तो ये आशा वर्कर्स जो है फ्रंटलाइन हेल्थ वर्कर्स होती हैं बेसिकली, और ये पूरा सोशल एक्टिविस्ट कह सकते हैं इनको भी कुछ पे मिलती है इसके लिए, हालांकि वो कम ही है, कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम ही है, बट स्टिल ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो ये लोकल अथॉरिटीज के थ्रू ही आती हैं और उसके थ्रू काम करती हैं। इसके साथ ही आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं और ANMs हैं। ANMs जो कि डिस्पेंसरी में होती हैं, ये पूरी तरह से गवर्नमेंट होती हैं, बट ये डिस्पेंसरीज वाली जितनी भी ANM होती हैं, ये सारी आपकी MCD के अंडर आती है, यानी कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अंदर आती है जितनी भी ANMs होती हैं। उसके बाद आंगनवाड़ी वर्कर्स होती हैं। आंगनवाड़ी में जितनी भी लेडीज होती हैं, चाहे पोलियो की दवा पिलानी हो, आपको पता है कि पोलियो की दवा पिलानी होती है तो कुछ लेडीज वो अपना पूरा किट लेकर पोलियो की घर घर तक जाती हैं। पहले तो मतलब वहीं पिलाया जाता है आंगनवाड़ी में, उसके बाद अगर वहां पर कोई बच्चा नहीं आता तो वो पूरे एरिया को चेक करती हैं और वहां पे चेक करते हैं कि भाई पोलियो की जो डॉट्स आई हैं वो पी हैं, बच्चों ने नहीं पी हैं, जो भी दवाई है नहीं पी कि नहीं पी। तो ये सब देखती है आंगनवाड़ी वर्कर्स और ANM और आशा वर्कर। तो इन तीनों के नाम आपको याद रखने हैं। अगर इन तीनों का रिकॉर्ड आए कि भाई ये कहाँ पर हेल्प करती हैं, तो ये हेल्थ सेक्टर में बहुत इंपॉर्टेंट है, लोकल गवर्नमेंट के थ्रू ही इनका काम होता है। देखो, ये तो मैंने अभी आपको हेल्थ और एजुकेशन को थोड़ा अलग से बता दिया है। अब एक चीज मैं आपको कराना चाहती हूँ, ये मुझे बहुत अच्छी पिक्चर मिली तो आई थिंक कि मुझे शेयर करनी चाहिए। इसमें सारा बेसिकली रोल है, कितना लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का क्या रोल होता है, तो सारा रोल यहाँ पर एक जिस्ट के रूप में आपके सामने लिखा हुआ है, वो मैं आपको बता देती हूँ। देखिए, एग्रीकल्चर इंक्लूडेड एक्सटेंशन, ड्रिंकिंग वाटर हो गया, कल्चरल एक्टिविटीज हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर लैंड का इंप्रूवमेंट करना है, लैंड में सुधार करना है, या फिर कंसोलिडेशन करना है, सॉइल कंजर्वेशन करना है, यानी कि मिट्टी का संरक्षण करना है, भूमि सुधार करना है, भूमि में इंप्रूवमेंट करनी है, मिट्टी में इंप्रूवमेंट करना है। तो ये सब आपका पार्ट है।
मतलब लोकल सेल्फ गवर्नमेंट करती है। फिर इरिगेशन प्रोग्राम जो होते हैं, वाटर मैनेजमेंट किस तरह से करना है, वाटरशेड डेवलपमेंट कैसे करना है, इन सब में लोकल अथॉरिटीज होती हैं। एनिमल हस्बेंड्री हो गया, डेयरी होगी, पोल्ट्री फार्मिंग होगी, या फिर डेयरी जो चलती है, दूध जहां पर मिलता है, ये सब एम्स मतलब नगर निगमों या फिर पंचायतों के अंडर आती है, मतलब पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के अंदर आती है। फिर फिशरीज है, मछली पालन जो है ये भी इनके अंडर आता है। मतलब फिशरीज ऑब्वियसली जो समुद्र वाले एरियाज हैं, जैसे उड़ीसा हो गया या फिर आप केरला हो गया और ये सब तमिलनाडु हो गया, ये सारे जितने भी कोस्टल एरियाज हैं यहाँ पर ये चीज मतलब म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अंडर ही आता है। फिर सोशल फॉरेस्ट्री हो गया, ठीक है, मतलब सामाजिक वानिकी बोलते हैं शायद इसको। फार्म फॉरेस्ट्री हो गया, माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस जो हो गया, जितना भी जंगल वाले एरियाज होते हैं, चाहे वो पंचायतों में आते हो चाहे वो नगर निगमों के अंडर आते हो, उस प्रोड्यूस की देखरेख करना जो है, कितना फॉरेस्ट से क्या क्या चीजें हमें मिल रही हैं, उन सब की देखरेख करना लोकल गवर्नमेंट का मतलब उनका रोल है इसमें भी। फिर स्मॉल स्केल की इंडस्ट्रीज जो होती हैं, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज होती हैं, ये भी लोकल गवर्नमेंट के अंडर आती हैं। खादी विलेज एंड कॉटेज इंडस्ट्री, ये भी आपकी लोकल गवर्नमेंट के अंडर आती है। रूरल हाउसिंग यानी कि ग्रामीण इलाकों में आवास प्रदान करना, ये भी आपका लोकल गवर्नमेंट के अंडर आता है। तो ये हो गया। उसके बाद हम यहाँ पर देख लेते हैं फ्यूल एंड फॉडर हो गया, या फिर चारा हो गया, या फिर आपका फ्यूल वगैरह हो गया, ठीक है, वो सब इसके अंदर आता है। फिर रोड्स का ध्यान, रोड कंस्ट्रक्शन मैंने बताया था, ब्रिजेस बनाना, ठीक है, फेरीज बनाना, वाटरवेज या जो भी मीन्स ऑफ कम्युनिकेशंस होते हैं, टेलीफोन हो गया या फिर जिस तरह के जैसे पोस्टल ऑफिस हो गए, तो ये सब इसके अंडर आते हैं। फिर रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन, देखिए पोस्टल ऑफिस का मतलब है कि हर गांव में मतलब जो ग्राम होते हैं हमारे, वहां पर भी कुछ पोस्ट ऑफिस होते हैं जो विलेज लेवल के होते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों के लिए, वो एमसीडी के अंडर की बात हो रही है यहाँ पर। उसके बाद अगर हम आगे की बात करें, सॉरी इसको थोड़ा हटा देती हूँ, उसके बाद हम बात करेंगे तो रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन, इलेक्ट्रिसिटी का जैसे मैंने आपको बताया था डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होना है इलेक्ट्रिसिटी का, इलेक्ट्रिसिटी के बिल्स हो गए, उनकी मेंटेनेंस हो गई, या फिर ये चेक करना कि भाई सबके घर में बिजली पहुंच रही है नहीं पहुंच रही है, ये सब एमसीडी का काम हो गया। फिर नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज जो होते हैं उनके लिए भी ये रिस्पॉन्सिबल होती है लोकल गवर्नमेंट। फिर पॉवर्टी एलिवेशन यानी कि गरीबी हटाओ प्रोग्राम होते हैं, जिसमें मनरेगा जो है, मनरेगा एक प्रोग्राम था सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा चला गया था, महात्मा गांधी रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम जो था वो भी आपका लोकल गवर्नमेंट के अंडर है। फिर एजुकेशन इंक्लूडिंग प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्कूल्स, तो प्राइमरी और सेकेंडरी स्कूल्स, देखिए अगर दिल्ली की बात करूं तो सिर्फ प्राइमरी स्कूल्स हैं जो एमसीडी के अंडर हैं, लेकिन कुछ स्टेट्स ऐसे हो सकते हैं जहां पर सेकेंडरी स्कूल्स भी एमसीडी के मतलब नगर निगमों के अंडर या पंचायतों के अंदर आते हों, ठीक है। तो एक हर स्टेट का अपना एक अलग लेवल होता है। जो एक प्रॉपर अमेंडमेंट एक्ट था 73rd और 74th एक्ट, वो तो ऑलमोस्ट कॉमन है सबके लिए, लेकिन क्या होता है कि हर स्टेट गवर्नमेंट में कुछ कुछ चेंजेस हो जाते हैं, तो वहां पर ये चीजें हो सकती हैं। तो जैसे एजुकेशन सेक्टर इसके अंडर है, तो प्राइमरी और सेकेंडरी स्कूल्स भी इसके अंडर आते हैं। दिल्ली में प्राइमरी स्कूल्स आते हैं और दूसरे स्टेट्स का मुझे इतना नॉलेज नहीं है कि वहां पर सारे स्कूल्स इसके अंडर आते हैं कि नहीं आते। फिर टेक्निकल ट्रेनिंग हो गया, वोकेशनल एजुकेशन हो गई। वोकेशनल एजुकेशन में जो आपके स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम है, ठीक है, कौशल विकास के जो प्रोग्राम्स होते हैं, जैसे लोगों को सिलाई कढ़ाई सिखाना, उनको कोई छोटे छोटे काम कराना, प्रोडक्टिव वर्क कराना, ताकि अपना वो लाइवलीहुड कमा सके, वर्कशॉप कंडक्ट कराना, इस तरह की ट्रेनिंग्स देना, फ्री में ट्रेनिंग जो मिलती है 2-3 महीने की, कि लोग काम सीख के अपना कुछ काम शुरू कर सके, वो सब जो है वो लोकल गवर्नमेंट का काम होता है। फिर अडल्ट एंड नॉन फॉर्मल एजुकेशन, जिसकी मैं आपको पहले बात कर रही थी कि अडल्ट एजुकेशन या फिर नॉन फॉर्मल एजुकेशन जो होती है वो सारी आपकी लोकल गवर्नमेंट देखती है। फिर लाइब्रेरीज का मैंने आपको बताया था कि लाइब्रेरीज सेटअप करना भी लोकल गवर्नमेंट का काम है, कि हर मतलब कुछ एरियाज में लाइब्रेरी सेटअप की जाती है जहां पर लोग पढ़ सकते हैं और यहाँ पर किताबें भी प्रोवाइड की जाती हैं, आप इशू करा सकते हैं इनको। फिर आते हैं कल्चरल एक्टिविटीज पे, तो मार्केट्स हो गई या फिर आपके मेले हो गए या मार्केट्स को का देख रेख करना, ये सब लोकल गवर्नमेंट का काम है। जिस छोटे छोटे एरियाज होते हैं ना, शनि बाजार, सोम बाजार, इस तरह से लगते रहते हैं, तो ये सब आपका लोकल गवर्नमेंट का काम है। फिर हेल्थ एंड सैनिटेशन को देखना, हॉस्पिटल्स हो गया, प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स हो गए, जैसे डिस्पेंसरीज हो गए जो छोटे लेवल के वो होते हैं, ठीक है, तो ये सब भी लोकल गवर्नमेंट के अंडर आती है। फैमिली वेलफेयर को देखना, चाइल्ड बर्थ को देखना, प्रेग्नेंट लेडीज की देखभाल करना, ये सब इसके अंडर आता है। वैक्सीनेशन प्रोग्राम हो गया, टीकाकरण हो गया बच्चों का, छोटे छोटे बच्चों का, सब लोकल गवर्नमेंट देखती है। विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान होता है लोकल गवर्नमेंट का, और जितने भी जेंडर के इश्यूज होते हैं उनको फोकस करती हैं ये, मतलब विमेन और चाइल्ड डेवलपमेंट पर बहुत ज्यादा ध्यान देती हैं लोकल गवर्नमेंट। फिर सोशल वेलफेयर इफ हैंडीकैप और मेंटली टायर्ड पर्सन जो होते हैं, इनके लिए सुविधाएं, इनकी पेंशन्स वगैरह कराना, और ये सब चीजें भी लोकल गवर्नमेंट के अंडर आती हैं। फिर वेलफेयर ऑफ वीकर सेक्शन, जैसे SC STs OBCs, इन सब का वेलफेयर हो गया। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जैसे कि कुछ भी डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, इसमें आपका फ्री राशन हो सकता है या कुछ भी चीजें हैं, वो सब इसके अंडर आती हैं। और कम्युनिटी एसेट्स, यानी कि जितने भी आपके सामुदायिक चीजें हैं उनका रख रखाव करना, जो आपकी
सामुदायिक संपत्ति है उसकी रक्षा करना, उसकी मेंटेनेंस करना, जैसे पार्क डेवलप करना, या फिर पार्क के पास जो है डस्टबिन्स लगवाना, या फिर पार्क के साथ साथ जो है बेंचेस लगवाए जाते हैं पार्क के थ्रू, वो सब जो चीजें हैं वो आपकी एमसीडीज या फिर आपकी पंचायतें देखती हैं। तो ये एक पूरा चार्ट था जिसमें प्रॉपर लिखा हुआ है कि लोकल गवर्नमेंट का क्या काम होता है। ठीक है गाइस, तो ये मैंने बहुत सर्च करके निकाला है। और मैंने देखो, मेरे से बहुत सारे बच्चे ऐसे पूछ रहे थे कि आप एमसीडी का एक एक चैप्टर करके बता दो, किस चैप्टर से कौन सा पार्ट। तो देखो भाई, मैं आपसे ये कहना चाहूंगी कि मुझे ये पेपर क्लियर नहीं कर रहा है, ये आप लोगों को क्लियर करना है। ये मेहनत तो मैं तब करूंगी जब मुझे एग्जाम देना होता है ना। तो मेरे पास ना इतना टाइम है कि मैं सारी एनसीईआरटीज को लेकर बैठूं और उसमें से एक एक चैप्टर फिर मैं आपको बताऊं कि ये टॉपिक इससे करना है। ये काम आप खुद करो, क्योंकि मेरे पास ना अभी एनसीईआरटीज हैं, इतनी एनसीईआरटीज नहीं है जो मेरे काम की नहीं है, तो मेरे पास उतनी है जो मेरे सब्जेक्ट से रिलेटेड है, और उन एनसीईआरटीज को भी अभी पढ़ने का टाइम नहीं हो रहा है मेरा। तो मतलब मैं कैसे आपके लिए इतना टाइम निकाल पाऊंगी, मुझे खुद नहीं पता है। ये वीडियोज जो है, मेरे कुछ अपने सोर्सेज हैं, मेरे पास कुछ बुक्स होती हैं, वो बुक्स आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि वो बुक्स जो है वो प्रॉपर एक सब्जेक्ट की बहुत मोटी मोटी किताबें हैं, उसमें से कंटेंट निकाल कर आपके लिए लेकर आती हूँ। या फिर कुछ मैं खुद इंटरनेट सेवी हूँ, थोड़ा सा इंटरनेट सर्च करती हूँ, बहुत सारी बुक्स को ऑनलाइन सर्च करती हूँ, तब ये मटेरियल जाकर मुझे मिलता है। तो कोई एक सोर्स से मैं कभी कुछ नहीं बनाती हूँ, मेरे मल्टीपल सोर्सेज होते हैं, उसके लिए भी मैं मेहनत कर रही हूँ। तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग वैसी मेहनत खुद करें, क्योंकि जो भी एग्जाम है वो आपको क्लियर करना है, मुझे क्लियर नहीं करना है। मैं तो बस यहाँ पर ठीक है, मैंने पढ़ा दिया आपको, अब आपकी मर्जी है कि आप उसमें कितना एक्सटेंशन कर सकते हैं अपनी तरफ से, है ना। मतलब ये मत सोचे कि बस यही इस पे चिपक जाना है कि मैडम ने करा दिया, इससे आगे नहीं बढ़ेंगे। अगर आपको थोड़ी बहुत भी कमियां नजर आती हैं तो उन्हें खुद पूरी करने की कोशिश करें, मुझसे एक्सपेक्ट ना करें, क्योंकि मुझे पेपर क्लियर नहीं करना है, आपको करना है। एनसीईआरटी आप खुद पढ़े, अगर आपको ये टॉपिक्स मिलते हैं तो देखें उनमें क्या क्या दिया हुआ है, क्या यहाँ से छूट गया या फिर क्या कंप्लीट हो गया, वो सब आप खुद चेक करें। ओके, और वही है कि ये टाइम टू टाइम थोड़ी थोड़ी वीडियो में है, जब भी मुझे टाइम मिलेगा मैं डालती रहूंगी, क्योंकि मेरे लिए ये जस्ट एक पैशन ही समझ लीजिए कि टीचिंग अच्छी लगती है, तो यहाँ भी भाई लोगों को हेल्प चाहिए तो दे देते हैं हम, कुछ हेल्प हम भी कर देते हैं ना, सोशल सर्विस, बस वही वाली चीज है ना। मतलब यूट्यूब मेरा कोई प्रोफेशन नहीं है कि मैं इस पे रेगुलर हूँ या जो भी है, ये वैसे ही चल रहा है, मतलब एंजॉय कर रही हूँ। ठीक है, मैं भी टीचिंग को एंजॉय करती हूँ, आप लोगों को पढ़ने में मजा आता है, तो मेरे लिए वही बहुत है। ओके, एंड थैंक यू गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग ज्ञान IQ।